ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारा सीजन 2 को और कैसे बेहतर बनाए। इससे पहले आज का सत्र शुरू करें, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। सेकंड में हम ज्ञान सागर बाबा के पास चले जाएं। और मैं एक आदर्श स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसा गॉडली स्टूडेंट हूँ जो इस पढ़ाई से संपूर्ण विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। मुझे इस ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत नॉलेज, बहुत वैल्यू है और बहुत कदर है, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला और कोई नहीं लेकिन स्वयं भगवान। लोग आईएएस, यूपीएससी आदि के पढ़ाई के लिए कितना टेंशन देते हैं, फिर भी प्राप्ति गारंटीड नहीं होती है। लेकिन मैं आत्मा, मुझे पता है कि इस पढ़ाई से जो मुझे प्राप्ति होगी वो फुल गारंटीड है, क्योंकि गारंटी देने वाला स्वयं भगवान है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर, जो उन्होंने मुझे इस गॉडली यूनिवर्सिटी के लिए चुना है, मुझे आत्मा को पात्र समझा है ऐसी पढ़ाई के लिए। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई, ये अ, श्रीकांत भाई है, ये ऑडियो से नहीं जुड़ पाए हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, या पर्सनल चैट पे मैसेज भेजे कि कनेक्ट वाया ऑडियो डिवाइस पे करें क्लिक। ओके। इन्होंने हैंड रेस किया है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हम। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मुरली पढ़ते समय किन चीज़ों का हम ध्यान देवे, और कल काफ़ी अच्छे पॉइंट्स निकले थे चर्चा के दौरान। अभी रिपीट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना था कि बाबा की मुरलियों के पॉइंट्स हम लिखते कैसे हैं, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि आप देखोगे अव्यक्त मुरलियों का सेट तो इतने सारा है कि पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारा बुक हमेशा रेफर कर पाए। भले हम हाईलाइट भी करेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे, कल इस पे हमने चर्चा की थी। तो इम्पोर्टेंट है कि हम एक नोटबुक मेंटेन करें। आप सभी और हम भी करेंगे, एक नई किताब लेवे। अभी हमारे पास 2-3 दिन और है शुरू करने के लिए, तो एक बाबा के यज्ञ से या जो भी आपको लगे आप कन्वीनियंट हो, एक अच्छी किताब लेवे, 300-400 पन्नों की,
या कम पन्नों के, जैसे आपको ठीक लगे। और उस किताब के अंदर आप कुछ पार्टीशंस कर सकते हो। तो कुछ तरीके हैं, अलग-अलग तरीके हैं, आप मुरली नोट कर सकते हो। हम कुछ 2-3 तरीके शेयर करेंगे, और आपको भी यदि लगता है कुछ क्रिएटिव आइडिया है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि ट्रेडिशनल वे कि हम एक-एक पेज पर एक-एक मुरली का डेट लिखें। मतलब रोज जो मुरली पढ़ रहे हैं, और उस मुरली का जो मुख्य भाव है बाबा कहना चाहते हैं, तो उस 2 या 3 पॉइंट को, बाबा के महावाक्यों को हम उस पेज के ऊपर लिखें। तो आधा पन्ने के अंदर 2 या 3 पॉइंट लिखें, और फिर जो नीचे का पोर्शन होता है पेज का, उस पेज पर अपना मंथन लिखें, कुछ चिंतन करके लिखें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम खुद चिंतन करके लिखते हैं, कुछ भी हो फिर चाहे वह, तो हमारी मंथन, विचार सागर मंथन की शक्ति भी बढ़ती है, और हमें कुछ नए ज्ञान रत्नों की प्राप्ति होती है। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि जब भी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान सुनाते सुनाते पता नहीं ऐसा पॉइंट टच करता है जो शायद नॉर्मल रूप में हमें ध्यान में भी नहीं आता होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक प्रयत्न करते हैं कुछ चीज का, तो ऑटोमेटिकली नए आइडियाज इमर्ज होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि योग में भी कुछ आइडियाज इमर्ज होते हैं, लेकिन हम उसे लिखते नहीं है, तो वो आइडिया इमर्ज भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ चिंतन लिखकर अपनी नोटबुक में उसे मेंटेन करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे अ, संग्रह हो जाएगा, और एक आदत बन जाएंगी कुछ ना कुछ लिखने की। तो इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ समय निकालें, एटलीस्ट आधा पन्ना लिखें। और अगर किन भाई बहनों की इच्छा है ज्यादा लिखना, तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अ, दूसरा तरीका है कि हम जो अव्यक्त मुरली होती है, उसका एक माइंड मैप बनाए। एक बार हम लोगों ने प्रयोग किया भी था, 1 या 2 बार, मुझे ध्यान में नहीं है, सीजन 1 में। अभी दोबारा करेंगे कोई ना कोई बफर डे में, कि बाबा एक विषय को लेकर शुरू करते हैं, और उस विषय के ऊपर बहुत गहराई में जा जाकर अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स बताते हैं, पहलू बताते हैं। तो ऑर्डिनरी रूप से स्टेटमेंट याद करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसका माइंड मैप बनाते हैं, माइंड मैप बनाना मतलब ट्री डायग्राम जैसे बनाना, बीच में एक सेंट्रल आइडिया रखना। फॉर एग्जांपल, बाबा बोलते हैं कि आज बाबा 3 प्रकार के बच्चों से मिले, तो ऊपर आप लिख सकते हैं 3 प्रकार के बच्चे, फिर उसके नीचे 3 एरो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले बच्चे कौन है, बाबा उसकी विशेषता बताते हैं। दूसरे बच्चे कौन, तीसरे बच्चे कौन, फिर पहले बच्चे की विशेषता से प्राप्ति क्या होती है, दूसरों की इससे प्राप्ति क्या होती है, तीसरे का क्या है। फिर मान लीजिए तीसरे बच्चों को अगर पहले और दूसरे कैटेगरी में आना है, तो क्या करना होगा। जो भी है, मतलब एक हमने एग्जाम्पल दिया, बाबा इससे कई प्रकार, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो ये भी एक तरीका है, हम मुरली को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा मुरली का अध्ययन पहले से करके रखेंगे, जो हमने परसों भी बात की थी, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार लहर है, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो मुरली को समराइज करना। आपको याद होगा कि शुरू शुरू में एक भाई थे, राहुल भाई, जो इस प्रकार से माइंड मैप्स बनाते, इन्फोग्राफिक्स के, वो काफी उन्होंने डीप में अभ्यास किया था। तो वो खुद से बनाते थे, और पीडीएफ फाइल शेयर करते थे। तो क्यों ना हम खुद वो चीजें बनाएं, किसी की बोरो करने से अच्छा है अगर हम खुद बनाएंगे वो चीज, तो हमें उसका बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो ये भी एक तरीका है, हम मुरली लिख सकते हैं। तीसरी टेक्निक है, जो कल शाम की क्लास में भी बताया था,
सेम चीज़ है कि हम अपने किताब के अंदर कुछ सेक्शंस बना सकते हैं। हर 20-25 पन्नों के बाद में 1 सेक्शन, तो कम से कम 5 सेक्शन बना सकते हैं और अधिक से अधिक 10 सेक्शन बना सकते हैं। हमने साकार मुरली के लिए ये किया था पहले प्रयोग, और उसमें साकार मुरली में कैसे किया था हमने कि बाबा की कुछ चीज़ें होती है कि जो बाबा बहुत अलग-अलग तरीके से रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गीता का भगवान के ऊपर बाबा कई अलग-अलग पॉइंट्स मुरलियों में सुनाते हैं। सेवा कैसे की जाए उसके पॉइंट्स बताते हैं। साकार मुरली की बात कर रहा हूँ। तो अव्यक्त मुरली के अंदर हम ऐसे बाबा कुछ पॉइंट जो रिपीटेडली सुनाते हैं हमें, हुँ, ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं हम आइडेंटिफाई करें और फिर उसका सेक्शंस बनाकर जैसे बाबा वो पॉइंट सुनाते हैं तो उस सेक्शन में वो पॉइंट लिखें। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा संग्रह हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाबा के जो भी महावाक्य है, उसका पूरा कंपाइलेशन हमारे पास होगा। अभी आप कहोगे कि भई ये कंपाइलेशन तो स्पार्कविंग ने ऑलरेडी कर चुका है। स्पार्कविंग ने बहुत सारी किताबें बनाई हैं, जिसमें अलग-अलग चीज़ों के ऊपर मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन वो मटेरियल जो है अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी स्टडी किया होगा, वो जो मटेरियल होता है उसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। और वो एक बहुत कन्वीनिएंट तरीके से जैसे हम पूरे मटेरियल पे अगर कंट्रोल एफ करते हैं, सर्च करते हैं एक-एक शब्द को, तो उस शब्द से रिलेटेड बाबा का जो भी पैराग्राफ होता है, बस वो पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वो बहुत बड़ी बल्की हो जाती है वो बुक। लेकिन जो नोट्स हमें बनाना है, वो 1 या 2 ऐसा की पॉइंट का हमें बनाना है कि जो रिपिटिशन नहीं लगे, जो ऐसे लगे कि यूनिक हो वो पॉइंट्स। तो उससे क्या होगा हमारा किताबों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे और जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वही पॉइंट्स होंगे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक सेक्शन बना सकते हैं योग की गहराई। तो ऐसे जो पॉइंट्स जो मुरली में आ रहे हैं जिसमें योग के ऊपर बाबा कह रहे हैं, उसके पॉइंट्स हम लिखें। एक सेक्शन हो सकता है जैसे रमणीकता, बाबा की मुरली में रमणीकता की बातें। कभी-कभी बाबा ऐसे कुछ हँसी मज़ाक की बातें कर लेते हैं, जो मुरली हमारे मूड को एकदम लाइट कर लेता है। तो उसका एक आप सेक्शन बना सकते हैं। एक हो सकता है सेक्शन कॉन्ट्रास्ट की बातें। बाबा बहुत बार है ना कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि बाहर के लोग क्या करते हैं, हम बच्चे क्या करते हैं। जैसे होली के अंदर बताते हैं बाबा, शिवरात्रि का बताते हैं। तो एक-एक की शब्द में अगर हम कॉन्ट्रास्ट लिखें एक सेक्शन में, तो कभी भी हमें अगर ऐसे लगता है कि भाई बाहर की दुनिया है और हम हैं कि दोनों में इतना अंतर है, या कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि बाहर वाले कितने अच्छे हैं, काफ़ी पैसा है, काफ़ी सेटल्ड है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आदि-आदि। कभी-कभी आ सकते हैं इस प्रकार के संकल्प। तो ये सेक्शन में अगर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट की बातें, तो ऑटोमैटिकली हमें बेनिफिट होगा उसका। हुँ। फिर कुछ एक सेक्शन आप बना सकते हो कि आत्मिक अवस्था का कैसे मेंटेन करें हम। आत्मिक अवस्था जो होती है, बाबा कई बार देह अभिमानी स्टेज, है ना? कर्मेंद्र का मालिक कैसे बनना, आत्मा का अभ्यास कैसे करना, इसके बहुत सारे बाबा मिसाल देते हैं। कभी बाबा लाइट हाउस कहते हैं, कभी ज्योति कहते हैं, कभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हुँ। कभी बाबा सेवा के बारे में हमें युक्तियाँ बताते हैं, कैसे सेवा करें? जैसे कभी एक ग्रुप को बाबा ने बताया कि विजिटिंग कार्ड पे एक स्लोगन लिख दो। कभी कुछ कहते हैं, ऐसे कुछ युक्तियाँ अगर हमारा संग्रह हो जाएगा, तो हमें सेवा के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। एक सेक्शन आप बना सकते हो हमारे वीकनेस से रिलेटेड। हम किसी सभी ब्राह्मणों के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस ज़रूर होते हैं, जिस पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हमें से किसी को गुस्सा करने की आदत होगी, या यू नो उम, चिड़चिड़ापन होता होगा, या किसी सामने की आत्मा से तुलना बहुत करते होगे। कुछ भी हो सकता है, तो आप आइडेंटिफ़ाई करें
और उसका एक सेक्शन बनाए ताकि बाबा उससे रिलेटेड अगर कुछ बातें कह रहे हैं तो हम तुरंत उसमें नोट करें। एक सेक्शन आप बना सकते हैं इससे रिलेटेड जो बाबा हमेशा परिवार के बारे में बहुत चीज बोलते हैं, परिवार में बहुत क्लैशेस होते हैं कभी कभी स्वभाव संस्कार का, तो कैसे हम एक दूसरे की विशेषता को देखें। हम्म? और ज्यादा समझ में नहीं आए तो सिंपल ज्ञान योग धारणा सेवा जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप वैसे भी सेक्शंस बना सकते हैं। तो हमने आपको कुछ आइडिया दिया है। एक ऐसा नहीं आपको इतने सारे सेक्शंस बनाने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भी आप बनाओगे ना तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चलेगा ये पॉइंट इधर लिखे या उधर लिखे। तो आप एक कोई भी इनमें से 5 सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो हमने बताया, या फिर आप खुद मंथन करना 5 से 10। और जब भी बाबा महावाक्य सुनाते हैं तो वो महावाक्य जो भी आपको पसंद है उधर लिखकर उसके आगे डेट लिख देना, तो उससे क्या होगा कि आपका वो राइटिंग भी हो जाएगा और आपको फिर उसमें रेफर करने के लिए भविष्य में इजी भी रहेगा। और आपको हमेशा फिर दिन भर वो स्मृति में भी रहेंगी कि आज बाबा ने क्या कहा क्या कहा। कल एक जन ने कुछ तो सुनाया था कि बाबा कई बार ऐसे कुछ शब्द यूज करते हैं जो हम कहते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, जैसे अ, आप अगर मोल्ड हो जाओगे तो रियल गोल्ड हो जाओगे। इस प्रकार बाबा कई प्रकार के पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं, उसका भी हम एक सेक्शन बना सकते हैं, तो हमारे पास खान हो जाएंगे। जब भी किसी को ज्ञान देना होगा तो इस प्रकार के शब्द यूज करेंगे तो वो भी सोचेगा कि भाई इनके बाबा ने उनको क्या सिखाया है। ऐसे भी कुछ शब्द अनमोल होते हैं ना, जब भी लाइट रहेंगे तभी हमारे सारे कर्म राइट हो गए। ऐसे बहुत सारे बाबा पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं। कभी बाबा मेटाफर यूज करते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, तो वो भी हम एक बना सकते हैं। तो आप देखिए, तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। आप कुछ हम क्रिएटिव वे से मुरली को समराइज करें, तो इससे होगा ये कि हमारी बुक के अंदर बहुत बहुत क्रिएटिव हो जाएंगी सब चीजें। और हम ऐसा भी कर सकते हैं एक बफर डे में, मास 2 मास में अपना कैमरा ऑन करके वो जो भी आपने लिखा है, किस प्रकार सेक्शन बनाया है, वो सारे ग्रुप के साथ आप शेयर करें, ताकि हम सभी भी फिर प्रेरणा लेंगे आपसे। और आपने जो पॉइंट संग्रह किए हैं 1 मास के मुरलियों से उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप जब सुनाओगे तो हम सभी का भी रिवाइज हो जाएगा। तो उस प्रकार से आप थोड़ा अलग अलग क्रिएटिव रूप से बना सकते हो आपके इसके अंदर अलग अलग पेन के कलर से। तो आपका मुरली राइटिंग एक्सपीरियंस, मुरली समराइजिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। इस विषय में किसी कुछ ऐड करना है? मैं समझता हूँ 15 मिनट से एक ही टॉपिक पे बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इम्पोर्टेंट था ये। किसी को कुछ इसमें सजेशन है और आइडियाज है तो आप बता सकते हो। ओम शांति। भाई जी, जो हम करते हैं अभी मुरली के लिए नोटबुक में, तो उसमें शुरू में जैसे 2 पेज छोड़ देते हैं बड़े नोटबुक के, और पीछे भी तो जो मुरली का कभी कभी होता है ना कि बहुत टचिंग पॉइंट वाला आता है, जैसे था कि खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, हर समय हर सेकंड हर आत्मा के प्रति शुभ भावना की मुबारक। तो जो टचिंग के पॉइंट वो उसमें हम लिख देते हैं। और जैसे आगे बढ़ना अर्थात दिल में बाप दादा को समाना, इसी तरह मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं बाबा की हूँ। तो डेली की कभी कभी वो पॉइंट बहुत ज्यादा टच कर जाता है, तो वो शुरू के जो 2 पन्ने होते हैं उनमें पॉइंट वाइज अलग अलग स्केच पेन से लिख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही नोटबुक खोलते हैं तो नजर पड़ती है तो वो एकदम से सामने आते हैं। और इसी तरह पीछे भी कुछ इम्पोर्टेंट, पीछे नोटबुक के पीछे भी कई चीजें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो अगर हम रोज बीच में लिख लेते हैं तो फिर वो पता नहीं चले जाते हैं, खोल नहीं पाते हैं। तो पीछे के पेज में भी कई चीजें जैसे लिख लेते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, आधा घंटा रोज योग करना है, कभी क्लासेस सुनते हैं भाइयों के, तो फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पीछे नोट कर लेते हैं, ताकि जैसे ही खोलें या पीछे देखें तो फिर वो इम्पोर्टेंट रिवीजन एकदम से हो जाए। तो इस तरह भी कर लेते हैं।
ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति भाई साहब। जी। मैं अभी तो पहले मैं कोशिश करता था लिखने की पॉइंट्स, पर दिन भर में शेड्यूल ऐसा रहता है, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि जो जो अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं वो मैं मतलब नोट्स में या एवर नोट में मतलब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे हर मंथ के भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि दिन भर में इतना टाइम मिलता नहीं है कि ऑफिस जाना है, शाम तक आना होता है, तो दिनचर्या ऐसा रहता है। तो वो भी और कई बार मैं करता हूँ कि मंथ एंड में जैसे सारे पॉइंट्स निकाले हैं तो उनके प्रिंट आउट्स निकाल लूँ, या तो ऐसे भी कर सकते हैं फिर। और मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस, जैसे बाबा ने कभी कर्मातीत अवस्था के लिए बोला है, या कभी फरिश्ता के लिए कोई अच्छी पॉइंट्स बोली है, तो मैंने ऐसे नोट्स में सेक्शन बनाया गूगल नोट्स में कि कर्मातीत के बारे में बाबा ने बोला है, तो वो नोट कर लिया। जैसे कभी बाबा ने कर्म योगी के बारे में बोला है, तो वो उसमें पॉइंट मुरली से कॉपी करके उसमें पेस्ट कर ली। और फिर जब भी थोड़ा ऑफिस में हुआ तो मेरे को अभी कर्म योगी बनना है, तो मेरे को वो इजी रहता है मेरे पास, क्योंकि नोटबुक तो ऑफिस में नहीं है मेरे पास, पर मैं मोबाइल में वो ई नोट खोल कर इमीडिएटली पढ़ लेता हूँ, तो वो पॉइंट भी रिवाइज हो जाता है मेरा। अभी मैं मतलब इस तरह से कर पाता हूँ। ओम शांति। हाँ, ये भी अच्छी युक्ति है। जो समझ लो डिजिटल करना चाहता है डिजिटल रूप से, तो उस प्रकार से आप ये ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं। जैसे इसमें जो हम यूज करते हैं वो ये है, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट का है, फ्री ऐप होता है। तो उसके अंदर आप सेक्शंस बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज सेक्शन बनाकर आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो, मतलब जो भी आपको लगता है आइडियाज है, जैसे योग से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, या कोई व्यक्ति विशेष से कर रहे हैं। और ये अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ये एप्लीकेशन चलता है। आपके पास एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, तो आप कंप्यूटर हो तो आप कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो, तो मोबाइल से ही पढ़ सकते हो। तो हाँ, जो थोड़े टेकी है, जो अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार सेक्शंस बना सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, मेरे पास अभी कुछ थोड़ा सा है, फुल नोटबुक तो नहीं है, बट आपको एक आइडिया दिखाने के लिए बताता हूँ मैं कैसे मैं मेंटेन करता हूँ। सेकेंड, ये देखना आप। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये प्रोफेस नोटबुक है, इसमें सेक्शंस है मेरे पास, क्विक नोट्स, लेक्चर नोट्स, अलग अलग मैंने इसके अंदर सेक्शंस बनाए हैं। और हर सेक्शन के अंदर भी मैंने ये किया है, सब पेजेस को डिफाइन किया है कि ये किस प्रकार से होता है। राइमिंग वर्ड्स जो है, योग पॉइंट से, सेवा पॉइंट से, सर्विस आइडियाज जो भी आते हैं, तो इस प्रकार ये हमने जो किया है, ये इससे किया है, एप्पल पेंसिल से लिखा है। तो ये कहीं पे भी हो जाता है, हमारे सैमसंग मोबाइल से भी अगर आपके पास एस पेन है तो उससे नोट्स बना सकते हो, आईपैड से भी कर सकते हो, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो। तो जो ई नोट्स बनाने में शौकीन है वो इस प्रकार भी कर सकते हैं। अ, कभी इस पे और डिटेल चर्चा फ्यूचर करेंगे, क्योंकि हमने इस पे भी बहुत रिसर्च किया था कि नोट टेकिंग एप्स कौन से बेस्ट है, कैसे सर्च इजीली कर सकते हैं, और टाइप करते समय भी हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट हो जाए, ऐसे कई चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया था हमने कुछ महीनों पहले, और उसको थोड़ा सा यूज भी कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जनरली हाथ से लिखना पसंद करते, इसलिए हमने उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। लेकिन अगर ऐसा भी कोई यूज़ करना चाहता है तो ये भी एक क्रिएटिव आइडिया होगा नोट्स बनाने के लिए। और किसी को कुछ शेयर करना है? जी ओम शांति। हाँ भाई जी, बाबा ना मुरलियों में जैसे बहुत सारी डेफिनेशंस बताते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण कौन, संगम युग के बारे में, ऐसे बहुत सारे शब्दों की। तो ऐसे डेफिनेशन की हेडिंग बनाकर भी हम नोट कर सकते हैं। और एक बाबा चेकिंग पॉइंट्स बहुत बताते हैं कि हमें सेल्फ चेकिंग कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स में। तो वो हम मुरली पढ़ते वक्त तो जैसे याद रहता है, लेकिन फिर भूल जाता है, तो वो पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं।
ओम शांति। थैंक यू बाबा। वंडरफुल। ओम शांति। जैसे नोट्स लिखने का है तो मुझे आत्मा ऐसे करती है कि प्रश्नोत्तर के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, जैसे कि हमारे विकर्म कैसे विनाश होंगे, पास विद ऑनर कैसे बन सकते हैं, बाबा के दिल तक कनेक्शन कैसे बन सकते हैं, ये प्रश्न के फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद रहे। और दूसरा हम ये करते हैं कि बहुत सारी अभी बाबा की वानियाँ हैं, वो बहुत दिल को छू जाती है। वैसे तो सारी मुरलियाँ दिल को छूने वाली है, लेकिन हमें जो समझ में आती है, हमें जो तीर लगता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल मैनेजर में उसको सेव कर लेते हैं, है ना। जैसे 15/3/85 की मुरली थी, उसके बाद 2003-4 का जो मुरली था कि कब तक पुरुषार्थ करेंगे, अभी तो प्रारब्ध स्वरूप बनना है। तो ऐसे जो मुरली है उसको एक सेक्शन में अलग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम अब चालू करेंगे तो कभी हो सकता है कोई मुरली मिस भी हो जाए, तो हम उसमें सेव कर लेते हैं और उसका ऑडियो भी सेव कर लेते हैं, ताकि वो हमें जब भी पुरुषार्थ में उमंग उत्साह लाना हो तो हम वो उसे अलग से पढ़ लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया पुरुषोत्तम भाई जी। तो देखो ऐसे क्रिएटिव वेज है, आप थोड़ा और मंथन करना सभी, जो भी चीज हमारे लिए इजी भी हो, बेनिफिशियल भी हो, क्योंकि देखिए ये कोई 2-3 दिन करने वाली बात नहीं है, ये एक लंबा कमिटमेंट है। और हमारा हमारे से ही कमिटमेंट है, ये आपको किसी को दिखाना नहीं है, कोई आपको इसके लिए फॉलो अप नहीं करेगा। स्थूल सेवा होती तो फिर भी कोई पूछता है कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ। ये ऐसी चीज है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। एट द मोस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पर क्लब में या व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बनेगा हमारा, वहाँ पे आप आपकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो ताकि दूसरे भी इंस्पायर हो। बट उससे ज़्यादा तो हमें सेल्फ इंस्पायर ही होना है। तो जो भी चीज़ आप सोचो सभी, एक सिंपल सोचना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी मत करना कि भाई नोट्स बनाते ही रह जाए और धारणा कुछ नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो। नोट्स भी बनाए, धारणा भी करे, उसे रेफर भी करे, मतलब सब चीज़ों का बैलेंस। और जितना भी समय हमें मिलता है इन चीज़ों के लिए उस मर्यादा के अंदर, तो उससे क्या होगा ना, हमारा जो एक जैसे होता है ना स्टूडेंट लाइफ, आपने कभी देखा होगा, हम सभी ने अनुभव किया होगा कि जब भी हम स्कूल में भी होते थे तो विशेष हमारी जो नोटबुक्स होती थी उसको कवर लगाते थे हम, उसको एक वो फेयर नोटबुक बोलते थे हमारे स्कूल में हम। और उस पे कुछ भी ऐसे इधर उधर कुछ भी नहीं लिखते थे, वो सिस्टमेटिकली लिखते थे, लाइन ड्रॉ करते थे, टीचर भी उसको देखते थे, उसके ऊपर भी मार्क्स होते थे। तो कितना वो एक रॉयल्टी से हम बुक रखते थे। तो हमने ज्ञान मार्ग में देखा है कि बहुत भाई बहने नोटबुक्स तो रखते हैं, मतलब जो रोज की मुरली वो लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं, लेकिन फिर वो उसको रेफर रेफर करने का कभी चांस मिलता नहीं है। और अगर करना भी होता है तो इतना वो बल्कि हो जाता है कि उसको समराइजेशन नहीं कर सकते ठीक से। तो हमारा नोट्स हम ऐसे क्रिएटिव वे से बनाए कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें या जो हमें लगता है एक जैसी चीजें, उसका संकलन एक जगह पे हो जाए, ताकि जब भी हम पढ़े या किसी को दे वो रेफर करने के लिए तो वो भी एंजॉय करे। और ये हमारा खुद का पर्सनलाइज संग्रह होगा, तो इसका आपको एक अलग ही मजा आएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट करने की बात है, तो आप सभी अपने तरीके से सोचना और उसे फिर अप्लाई करना। दूसरी बात है कि अभी जो अ, हमारा फर्स्ट सीजन था उसमें हमने थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट पे हमारा सभी का ध्यान रहे, उसके लिए एक चार्ट का मैकेनिज्म रखा था। लेकिन वो चार्ट को इतना हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाए, मास में एक बार वो चार्ट भरना होता था। और वो चार्ट बहुत सिंपल था कि कितनी मुरली पड़ी और कितने मुरली के पॉइंट्स लिखे थे, कुल संख्या लिखनी थी। लेकिन वो संख्या लिखने से क्या होता था कि थोड़ा सा एम्बिग्युइटी हो गई कि कभी कभी हमारी मुरली एक एक मुरली 2-3 दिन की अंत होती थी, या फिर कभी एक ही दिन में 2-3 मुरली पढ़ते थे। तो बहुत एम्बिग्युइटी था कि क्या लिखना है भाई बहनों को। और एक मास में एक बार चार्ट भरना होता था तो कई बार भूल भी जाते थे
कि भाई कितनी हमने मुरली पढ़ी, क्या की। तो अभी थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करने का विचार है कि हम पर डे का टिक मार्क करेंगे कि इस दिन मैंने मुरली पढ़ी या मुरली के पॉइंट्स लिखे। और ये चार्ट भरने की फ्रीक्वेंसी रहेंगी वंस इन अ वीक। एवरीडे नहीं भरना होगा, क्योंकि एवरीडे भी समय लेता है, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। तो जो बफर डे होता है संडे, उसमें आपको चार्ट भरना होगा। चार्ट की लिंक एक ही रहेंगी, एक लिंक जो भी बनेगी, अब जो अभी एग्जिस्टिंग लिंक है वही लिंक रहेंगी। तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे रिमाइंड भी करा दिया जाएगा। और हम लोग जब भी जो भी होस्ट कर रहे हैं कॉल, सैटरडे शाम को, सैटरडे जब मुरली हो जाती है तब एंड में एक बार क्लास में बता देना कि भाई चार्ट जो है आपको सबमिट करना है। तो चार्ट के कारण क्या होगा, हमारा अटेंशन थोड़ा और ज़्यादा रहेगा। और ये चार्ट को थोड़ा सा हम लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे सभी का, और मास में जो भी चार्ट भरते हैं उसका संकलन करके उसका रिजल्ट भी पब्लिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर बफर डे में कोई तो भी क्लास पे। तो चार्ट भरने वाले कोई भी हो सकते हैं, जो जूम कॉल में ज्वाइन होते हैं उनको तो भरना ही है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी जो जूम में नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें समय सूटेबल नहीं होता है, या आ, ये दोनों सुबह और शाम का समय वो बिजी रहते हैं। तो केवल मुरली पढ़कर उसमें चार्ट में सबमिट करना है कि मैंने मुरली पढ़ी या मुरली से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। तो चार्ट कुछ इस प्रकार हो गया, हम स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं। या व्यक्त मुरली क्लब चार्ट इस प्रकार होगा, और आपको आपका नाम लिखना है, शहर लिखना है, और आपका मोबाइल नंबर लिखना है। पहले इसमें हमने सेंटर भी डाला था, बट फिर हमें लगा कि सेंटर हर हफ्ते बार बार लिखना वो टू मच हो जाएगा, मतलब उसमें भी समय जाता है। तो नाम और सिटी इसलिए लिखा बिकॉज कभी कभी एक ही नाम के दो भाई बहनें भी होते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है कि कौन कहाँ से है। और फोन नंबर सबका यूनिक होना चाहिए, क्योंकि फोन नंबर के बेसिस पे हम लोग टोटल कर पाएंगे। और यहाँ पे एक ही प्रश्न है, विच डेज इन लास्ट वीक डिड आई रीड एज पर प्रोजेक्ट शेड्यूल। जो प्रोजेक्ट शेड्यूल भेजी जाती है प्रोजेक्ट सूची के अनुसार, पिछले हफ्ते कौन से दिन अव्यक्त वाणियों का अभ्यास किया। तो अभ्यास के अंदर दो ही बातें, वैसे तो तीन चार बातें हो सकती है, लेकिन सिंपल रखने के लिए चार्ट के अंदर दो ही बातें रखिए। एक तो क्या मैंने मुरली पढ़ी, और क्या मैंने मुरली पॉइंट्स डायरी में लिखे। इसमें एक थोड़ा सा और एडिशन किसी ने बताया था, लिखे और अनुभव किए। तो बस आपको केवल टिक मार्क मारने हैं। जिस भी दिन आपने मुरली पढ़ी है या जिस भी दिन आपने पॉइंट्स लिखे, तो इस प्रकार से टिक करना है। आप फोन से भी कर सकते हो, और ये टिक करके आपको सबमिट करना है। तो ये जितने भी इसमें चेक मार्क्स है उसके एक एक पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर 6 दिन होते हैं, एक्चुअली 7 होते हैं, लेकिन एक दिन हम लोग छुट्टी के हिसाब से देख रहे हैं, बफर डे होता है। तो जो हम यज्ञ की मुरली पढ़ेंगे उसको काउंट नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो एक दिन आपके लिए आ, हमारे लिए फ्री डे रहता है। मान लीजिए कोई दिन हमारी मुरली मिस हो जाती है, मान लीजिए ट्यूसडे को मेरी मुरली पढ़नी मिस हो गई कुछ कारणवश, तो आप उसे संडे को पढ़कर और फिर संडे को आप ट्यूसडे को टिक करके और फिर संडे शाम को आप सबमिट करें। क्योंकि प्रैक्टिकली, क्योंकि हमने खुद भी ये प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, आप सबने किया, कभी कभी होता है कुछ कारणवश मुरली पढ़नी नहीं होती है हमारी एक दिन हफ्ते के अंदर। तो वो एक दिन का आप संडे बफर डे में पढ़कर और फिर चार्ट सबमिट करना। तो लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम 2-3 दिन मुरली नहीं पढ़ रहे हैं और संडे को एक साथ सारे मुरली पढ़ के फिर टिक कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। रोज की रोज मुरली पढ़नी, खाली एक दिन अगर हमारा मिस हो जाता है कुछ कारणवश, तो आप संडे को वो मुरली पढ़कर फिर चार्ट सबमिट करना। तो इससे क्या होगा, हमारा अटेंशन रहेगा कि इस हफ्ते के अंदर सारी मुरली हमने पढ़ी या नोट्स निकाले। नोट्स निकालना इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, आप चाहे तो 1-2 पॉइंट्स लिखे, आप चाहे तो 8-10 पॉइंट्स लिखे, आप चाहे तो अपना मंथन डिटेल में लिखे। आप आपके लिए जो भी चीज प्लान किए है बस वो आपको करना है।
तो अगर आपने 1 पॉइंट या 2 पॉइंट भी लिखे तो भी आपको टिक करना है। अगर एक भी पॉइंट नहीं लिखे, खाली दिमाग में पॉइंट्स रखे हैं, तो टिक मार्क नहीं करने हैं। क्योंकि एक हैबिट हम डेवलप करना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ लिखे उस मुरली से, चाहे कॉपी करके लिखे, चाहे जो भी जिस भी तरीके से आप लिखना चाहे, और आपको सबमिट करना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। मोबाइल नंबर सबका यूनिक होना चाहिए, 10 डिजिट का ही होना चाहिए। अगर कोई विदेश से जुड़े हैं तो लास्ट के जो 10 डिजिट है मोबाइल के वो लिखना है। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस में लिख देंगे ताकि थोड़ी और क्लैरिटी रहेंगी। तो इस प्रकार आपको, मैं समझता हूँ, अगर मास में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 बार ये चार्ट सबमिट करना होगा। तो अगर हम देखते हैं दिन, एक मास में ऑन एन एवरेज 30 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं। तो अगर 3 मास का आपका टोटल 150 पॉइंट्स हो जाता है तो आपके लिए सभी को ई सर्टिफिकेट मिलेगा। 3-3 मास का ही इसके अंदर माइलस्टोन्स रखा है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट 4-5 वर्ष के बाद में अगर सर्टिफिकेट मिलेगा, इतना आकलन करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएंगे और हमारा रुचि कम हो जाएंगी। तो 3-3 मास के अंदर माइलस्टोन इसलिए रखा है ताकि कोई बीच में भी जुड़ता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि होता है ना कई भाई बहने बीच में जुड़ते हैं, तो उन्हें भी फिर उमंग उत्साह रहेगा कि नहीं, ये 3 मास के अंदर मुझे पॉइंट्स लेने हैं। तो पॉइंट्स कैसे मिलेगा? मान लीजिए मास के अंदर अगर 30 दिन है तो 30 दिन में 4 दिन तो हमारे बफर डे हो जाते हैं जिसमें हम मुरली नहीं पढ़ते, तो इफेक्टिवली 26 डेज ही हमारे पास बचते हैं। तो 26 डे में अगर आपने 26 डे सारी मुरली पढ़ी और 26 डे अगर आपने उसके पॉइंट्स लिखे, तो 26 + 26 हो जाते हैं, कितने होते हैं? 52। तो अगर आपको 50 मार्क्स भी मिलते हैं, 2 मार्क्स चलो उसके अंदर भी थोड़ा सा एक ग्रेस दे देते हैं, तो अगर 50 पॉइंट्स भी अगर हमें मिलते हैं एक मास में, और उसी प्रकार 3 मास के अंदर आपने 50-50-50 ऐसे 150 पॉइंट्स ले लिए हमने, तो फिर हम उस लिस्ट में आ जाएंगे सर्टिफिकेट के। तो जो यूएसए से जुड़े हैं, जो भी विदेश से जुड़े, +1 लिखने की जरूरत नहीं है या कोई कंट्री कोड लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट के जो 10 डिजिट होते हैं, अगर आपका 9 डिजिट का ही नंबर है तो आप 1 डाल दो पीछे। ये एक्चुअली फोन नंबर का भाव केवल यही है कि हमें एक यूनिक रोल नंबर देना है आपको। तो यूनिक रोल नंबर से क्या होता है कि जब भी हम लोग टोटल करेंगे, समझ लो इस गूगल शीट का आउटपुट जब भी हम निकालेंगे, 12 बार हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर हफ्ते आप भरने वाले हो ना, तो 3 मास का 12 हो जाएंगे, 12 या 13 भी हो जाएंगे शायद। तो हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कौन कौन से आत्मा का कितने मार्क्स मिले? क्योंकि नाम लिखते लिखते कभी कभी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नाम बीके प्रफुल्ल है, तो कभी कभी हम ऐसे लिख देंगे बीके प्रफुल्ल सिंह, फुल नेम लिखा है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होगा कि खाली बीके प्रफुल्ल लिखा जाए, कभी कभी एक एफ उठ जाएगा, कभी कभी एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। तो इससे अगर मैं एक्सेल फाइल के अंदर पिवट्स बनाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक ही बीके प्रफुल्ल के अलग अलग प्रकार के एंट्री हो जाएंगे। इसलिए जब फोन नंबर डालेंगे तो फोन नंबर यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फोन नंबर है, ये 10 डिजिट का है। अब इसमें एक्स्ट्रा अगर कुछ ऐड करूंगा तो एरर दिखाई देगा। ये 10 डिजिट का फोन नंबर यूनिक होता है, तो इससे हमें आकलन करना इजी होगा। तो अभी यहाँ पे मुझे कंट्री कोड लगाने की जरूरत नहीं है, किसी कोई फोन नहीं करने वाला आपको, ये केवल एक रेफरेंस के लिए है। तो इस प्रकार अगर हमें 150 पॉइंट्स मिलते हैं एक मास के, तो फिर एक छोटा सा एक एज अप्रिसिएशन ऑफ आपके एफर्ट्स के लिए एक सर्टिफिकेट सभी को दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट। फिजिकल नहीं, फिजिकल पोस्ट करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं हम कितने सारे भाई बहने इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। लेकिन देखेंगे आगे चल के कैसे होता है। आप सबकी जो सुझाव है वो लेकर बड़ों को बताकर इसको फिर थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यस, आप की कुछ सुझाव अगर इससे रिलेटेड है, कुछ प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। अभी तक ये कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट इसके पीछे भाव ये नहीं है कि हम कंपटीशन करें या चार्ट भरने के लिए मुरली पढ़े। मेन चार्ट भरना नहीं है, मेन हमारा मुरली पढ़ना है। चार्ट भरना केवल हमारे एक मोटिवेशन के लिए है
ताकि हमें ऐसे रहे कि नहीं, हमारा कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन हो रहा है बाबा के घर पे, कहीं ना कहीं हमारा ये हो रहा है। और ये मधुबन में भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 वर्ष या ऐसा कुछ हो जाए तो मधुबन के अंदर भी बड़ों द्वारा, जैसे सूरज भाई जी या किनके द्वारा आपका मतलब जिन्होंने भी 1 वर्ष लगातार भेजा है, तो उनका भी सम्मान हो, ऐसा भी कुछ प्लान करेंगे, कुछ मोमेंटो वगैरह मिले। लेकिन वो चीज़ें अभी तक हमने बड़ों से, बड़े दीदियों से डिस्कस नहीं किए, लेकिन ऐसा भी कुछ और इसको क्रिएटिव कर सकेंगे। और हमें इसके लिए थोड़े सेवाधारी की हेल्प भी लगेंगी। अगर आप में से कोई एक्सेल अच्छा जानता है या इस प्रकार से आकलन कर सकता है, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी। तो आप ज़रूर हमें व्यक्तिगत रूप से बताना, तो हमें हेल्प हो जाएंगी। रोज हर हफ्ते चार्ट अपडेट करना, चार्ट का आउटपुट निकालना और मास में एक बार उसे कंपाइल करना। किसी के कुछ सुझाव, सजेशंस आप कह सकते हो। ओम शांति भाई जी, जो पहला सीजन में हमने जो किया था कि मुरली का डेट रहता था और उसके आगे पॉइंट रहता था, तो जो वो था वो भी वो नहीं रहेगा क्या? मतलब हमें हमारे रेफरेंस के लिए कि हमने ये मुरलियाँ मिस किया है, तो भविष्य में अगर हमें पता पड़े कि हाँ ये 2 मुरलियाँ हमारी 70s की रही हुई है, तो जो पहले था वो नहीं रहेगा क्या फिर? हाँ, अच्छा प्रश्न है। वो जो पहले जो शेड्यूल भेजते थे ना, वो तो सेम कंटिन्यूड रहेगा और वो ऑफलाइन चार्ट भी होगा। तो मान लीजिए कुछ भाई बहन ये ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं मास के अंत में। लेकिन ये केवल उनके लिए जिनको गूगल फॉर्म नहीं भरना आता है, क्योंकि सेंटर में बहुत सारे माताएं, बुजुर्ग भाई है जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं होता है। तो उनके लिए ये प्रावधान होगा कि वो एक पीडीएफ फाइल, जो हमारा शेड्यूल होता है ना, सभी को पता होगा वो शेड्यूल कैसा होता है, तो उसके अंदर भी यही 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको भरना है, उसका फोटो निकालना है और वो फोटो हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। कोई भी एक आप में से कोई वॉलंटियर करता है, तो वो तो उसमें जब वो टिक करेगा कि मैंने मुरली पढ़ी नहीं पढ़ी, या उसके अंदर, तो उसको पता चल जाएगा कि उसने कौन सी मुरली उसकी मिस हुई है या कौन सी पढ़नी बाकी है। तो वो होता है मासिक रूप से चार्ट। लेकिन ये हम लोगों ने तो उस वो व्यक्ति को भी हम कहेंगे कि आप हर हफ्ते भरो, क्योंकि क्या होता है कि एक मंथ बहुत बड़ा टारगेट होता है, बहुत बड़ा ये हो जाता है, भूल भी जाते हैं कई बार, और वो एक अवेयरनेस चली जाती है। क्योंकि हमने जब खुद चार्ट भरे थे तो हमने रियलाइज किया कि हम सोचते थे ये पढ़ लेंगे, फिर रह जाता था। बट अगर ऐसा दिमाग में रहेगा कि नहीं, मुझे संडे के पहले चार्ट सबमिट करना है, संडे के बाद में मेरा चार्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि मेरी अगर उस हफ्ते की एक मुरली मिस हो जाती है, तो मैं कैसे भी करके वो मुरली पढ़ूंगा और वो संडे को सबमिट करूंगा। तो ऑल दो मंथली चार्ट भेजा जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जो ऑफलाइन भरेगा, उससे भी हर संडे को वो चार्ट जितना भी उसने भरा है टिक मार्क मारेंगे, वो फोटो निकाल के हर संडे वो भेजेंगे। यही था ना पुरुषोत्तम भाई आपका प्रश्न, कि कुछ और था? हमने अगर समझा नहीं है ठीक से तो बताना। नहीं नहीं जी, यही था। तो ये जो हम चार्ट देख रहे हैं ना, इसमें डेट वगैरह नहीं था, जो शेड्यूल वार रहता है ना, तो उसमें मुरली का डेट वगैरह भी रहता है, माना हमारे रेफरेंस के लिए भी रहता था ना कि हमने ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है हाँ ऐसा। हाँ, इसमें डेट इसलिए नहीं डाला है भाई जी, आपका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर डेट डालेंगे ना इसमें, तो फिर ये हमें बहुत बार बार अपडेट करना पड़ेगा, हर हफ्ते अपडेट करना पड़ेगा। और विचार ये है कि ये गूगल फॉर्म को इतनी बार अपडेट करेंगे, बार बार इसमें डेट डालेंगे, तो समय बहुत जाएगा उसमें। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही मुरली का एक ही मुरली के अंदर मतलब एक दिन में 2 मुरली होती है, या फिर एक मुरली हम 2-3 दिन में पढ़ते हैं, या कभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली बीच में आ जाती है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस चार्ट को भरते टाइम हमें कोई वो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर डेट, वो जो शेड्यूल हमारे पास होगी पीडीएफ फाइल, वो रेफर करके हमें ये चार्ट भरना है ना। और दूसरा एक रीजन ये भी है, जब भी हम इस चार्ट का कोलेशन करते हैं डेटा, जो डेटा मैनेजमेंट साइंस जानते हैं उन्हें आइडिया होगा कि अगर मेरे पास पैरामीटर्स यूनिक रहेंगे, मंडेज अगर सारे एंट्रीज एक ही डेटा फील्ड से रहेंगे, तो उसका मुझे एग्रीगेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैं मंडे के इधर बार बार डेट्स चेंज कर रहा हूँ, तो वो एग्रीगेशन करने में बहुत दिक्कत होगी डेटा का। तो वही रीजन है कि डेट्स यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे,
ये सबमिट करते टाइम, लेकिन डेट्स आपके पास रेफरेंस के लिए पीडीएफ फाइल में रहेंगे, क्योंकि ये तो आपको बार बार रेफरेंस करना ही नहीं होगा, ये तो आपको केवल मास हफ्ते में एक ही बार सबमिट करना होगा। बट ये आप सबमिट करेंगे आपके पीडीएफ फाइल को रेफर करके। पीडीएफ फाइल माना जो प्रोजेक्ट की शेड्यूल होती है, मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। एक सेकेंड। क्लब, जैसे अभी हमारा रिसेंट में जो चार्ट था वो इस प्रकार था और इसी प्रकार से रहेगा, इसमें ज्यादा परिवर्तन करने का विचार नहीं। अगर आपका कुछ सुझाव है तो भले बताओ। तो देखो हमारा इस प्रकार चार्ट होता है, तो ये चार्ट ऐसा ही रहेगा। और आपको अगर डेली बेसिस पे लिखना है, अगर आपको लगता है कि हफ्ते के अंत में हम भूल जाते हैं, तो आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और यहाँ पे टिक मार्क मार लीजिए। और जब भी संडे बफर डे होगा, तो जितने भी आपने टिक मार्क मारे होंगे यहाँ पर, उसके बेसिस पे आपको वो चार्ट सबमिट करना है। अभी देखिए यहाँ पे आप देखोगे हमने 8 अगस्त को 2 मुरली पढ़ी थी, तो इसके लिए 2 टिक नहीं रहेंगे, इसके लिए 2 मार्क्स नहीं रहेंगे, मार्क्स केवल एक ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 होती है, अभी इसमें इस शेड्यूल में नहीं है क्योंकि बाबा के अंत में मुरली छोटी थी, लेकिन कुछ मुरली ऐसी होती है जिसमें 2 पार्ट रहते हैं, तो उस केस में भी फिर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे एवरीडे पढ़ने के। ये इसलिए रखा है, टोटल मुरली के ऊपर पॉइंट इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो फिर कंफ्यूज होता है फिर। और जब भी हम लोग ऐसे टारगेट रख रहे हैं कि हमें 50 पॉइंट्स लाने हैं, तो फिर वो फिर आकलन करने में दिक्कत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 7 दिसंबर को, ये 15 नवंबर की हमने मुरली 2 दिन पढ़ी थी, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को। तो यहाँ पर आपको दोनों 2 दिन के 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर हम पॉइंट्स लिखते हैं तो इसे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम्म। एक और सजेशन आया है कि मंडे इसको क्लोज करें। ठीक है, मंडे सुबह चार्ट क्लोज किया जाएगा, क्योंकि कई विदेशी के भाई बहनें भी होते हैं जिनका संडे समाप्त होता है जब हमारा मंडे चलता है। तो मंडे जो अगले हफ्ते मंडे सुबह 10 या 11 बजे चार्ट को क्लोज कर दिया जाएगा, लिंक को डिसेबल कर दी जाएंगी, या फिर उसके बाद में आप सबमिट करोगे तो उसे वैलिड एंट्री नहीं मानी जाएंगी। ये केवल विदेशी भाई बहनों के लिए। बाकी हम तो सभी जो भारत वाले वाले हैं वो संडे को सबमिट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप सैटरडे को भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मुरली सैटरडे को ही समाप्त हो जाएंगी। संडे बफर डे तो केवल उनके लिए है जिनकी मुरली मिस हो जाती है। बट जी अच्छी बात है, मंडे को हम इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा सजेशन है। तो एक जन ने किसने तो मुझे भेजा है चार्ट। अच्छा गौरव भाई जी, आप हमें संपर्क करना, हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे कैसे चार्ट बनाना है। तो वीकेंड में आपको एक ही वीकेंड देना होगा मास में, जिसके आधार पर आप थोड़ा सा कंपाइलेशन में हमें हेल्प करना। तो जी भाई साहब जी। आपको फिर हम लोग सेपरेटली बैठकर 1 घंटा इस पे चर्चा करेंगे कैसे कंपाइल करना है, और वो क्लोज करेंगे। ठीक है भाई साहब। ओके, तो मुझे तो और भी बातें डिस्कस करनी थी आज, लेकिन पता नहीं समय इतना हो जाता है कि बातें रह जाती है। तो कल फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी चर्चा को, जो पेंडिंग पॉइंट्स है। कल लास्ट हम बैठते हैं, फिर लगे तो ट्यूजडे ट्यूजडे वेनेसडे थोड़ा ब्रेक ले लेंगे सभी, और फिर सीजन 2 में हम लोग थर्सडे से मिलेंगे। तो किसी के कुछ पॉइंट्स बताने रह जाती है या सुझाव है तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर क्लोज करते हैं। एक चीज आपको बतानी थी कि ये जो अ, हमारा व्यक्त मुरली क्लब है, इसके जो भी सीजन 2 के अंदर मीटिंग आईडीज वगैरह सभी सेम रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इंग्लिश भी हमारा पैरेलल चल रहा है रोज सुबह, हिंदी भी चल रहा है, चलेगा। और हिंदी के 2 बैचेस होते हैं, सुबह और शाम। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम चीज रहेंगी। ये जो हमने स्क्रीन पे शेयर किया है, इसकी आज पीडीएफ फाइल और जीपीजी फाइल सभी ग्रुप्स में भेज दी जाएंगी। तो आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, कोई भी शॉप पे डिजिटल प्रिंट निकल जाएगा, और आपके सोसाइटी सेंटर के नोटिस बोर्ड पर दीदी को पूछकर लगा सकते हो। मधुबन में भी इसे लगाया जाएगा, हमने स्पार्क विंग से बात की है।
राजू भाई के ऑफिस में भी लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनें लाभ ले सके। तो इस पे QR कोड भी है ताकि अगर फिजिकल प्रिंट निकालते तो इसको स्कैन करके ग्रुप में जुड़ सकेंगे। तो हम सब चाहते हैं कि है ना और भी भाई बहन इस प्रोजेक्ट का लाभ लेवे, तो आप ये सेवा भी कर सकते हो। आपके निमित्त जो भी बहनें उनको पूछकर या फिर जिधर भी आप कनेक्टेड हो, ताकि वो भाई बहनें भी लाभ ले सके। और जो हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा, तो हम सब जानते हैं, पहले भी बताया था लेकिन दोबारा बता देते हैं कि 1 सितंबर शाम को 7:30 से 8:30 जो हमारे मुरली डिपार्टमेंट के राजू भाई है वो मिलेंगे हम सभी से। और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा हमें देते रहते हैं सुनंदा दीदी जी, जगदम्बा भवन के जो डायरेक्टर है, तो आप दोनों जुड़ेंगे। तो मुख्य रूप से क्लास तो राजू भाई की ही रहेंगी, तो वो हमें थोड़ा सा और मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे अव्यक्त मूल्यों का अभ्यास करना है। तो ये लॉन्चिंग रहेगा। और प्री लॉन्च सेशन भी एक रखा है सितंबर सुबह, क्योंकि जो शाम को नहीं जुड़ पाते, इनफैक्ट शाम को भी जुड़ना आपको, लेकिन सुबह भी एक क्लास रखी है श्रीकांत भाई की। श्रीकांत भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क विंग के। तो उन्होंने भी अव्यक्त मूल्य पे काफी अभ्यास किया है, काफी अलग अलग रीति से उसको टूल्स को यूज किया है। तो हमने भी इनको बोला है कि आप भी आए खास, और आपके अनुभव कुछ शेयर करें ताकि सभी भाई बहनें इसका लाभ लें। तो ये 2 ही सेशंस रखे हैं अभी तो फिलहाल सितंबर के लिए, लेकिन हर मास जैसे हम जानते हैं कि कोई ना कोई महारथी आके हमें गाइडलाइंस करते ही रहेंगे। सीजन 2 में भी वैसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो आगे चल के आप भी थोड़ा सुझाव देना, आपको लगता है कि आपके भी सेवा केंद्र में कोई ऐसे बड़े वरिष्ठ भाई बहनें हैं जो हम सभी को अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो संडे हमारे लिए फ्री रहता है, 4 संडे होते हैं मास के अंदर, तो हम कभी भी उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन लॉन्च जो हमारा है 1 तारीख से होगा। मुरली रीडिंग तो हम 2 से शुरू करेंगे, मुरली रीडिंग 1 को नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्चिंग में चले जाएगा समय। फिर जैसा हमारा शेड्यूल बनेगा यथा रूप से हम उसे कंटिन्यू करेंगे 2 तारीख से। ओके, तो अभी बहुत समय हो गया है, तो 1 मिनट बाबा को याद करके क्लोज करते हैं, बाकी चीजें फिर कल कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, सभी संकल्प को मर्ज कर एक संकल्प में हम स्थित हो गए। मैं आत्मा भाग्यशाली आत्मा मुझ आत्मा का मेरे संकल्प पर कंप्लीट कंट्रोल है। जहाँ चाहो वहां पर मैं अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूँ। यदि मैं चाहूँ परम धाम में, मेरे स्वीट होम में जाना है, तो 1 सेकंड में मेरी बुद्धि वहां जा रही है, चले जाए वहां। यदि मैं चाहूँ सत्यु के महल में सिंहासन पर बैठ अपने राज्य दरबार को देख रही हो आत्मा, तो 1 सेकंड में मेरी आत्मा बुद्धि रूप से वहां जा रही है। यदि मैं चाहूँ मैं इष्ट देवी या इष्ट देवता मंदिर में, मेरे सामने भक्त खड़े हैं, सभी को वरदान दे रही हूँ, तो वहां पर मेरी बुद्धि एकाग्र होती है। मैं आत्मा, अभी मेरा ध्यान प्रकृति के बीच संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण तपस्वी मूर्ति ओम शांति।
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति। गुड डे। गुड डे। जबरदस्त प्रफुल्ल भाई, शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, Thank you, थैंक यू भाई सो जी। मच।